अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मंगलवार को होने वाले हमले को लेकर फिलहाल टाल दिया है और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिकी सेना बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बातचीत की है, जॉइंट चीफ से बातचीत की है और अमेरिकी सेना को निर्देश दिए बातचीत टूट जाती है तो वे बड़े स्तर पर हमले के लिए तैयार रहे। वहीं ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने कहा कि अमेरिका फिर से एक रणनीतिक गलती कर रहा है। हम धमकियों से किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में फिर बन रहे युद्ध के हालातों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का चीन दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। पुतिन आज से 2 दिवसीय चीन दौरे पर हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से कोई हल निकाला जा सकता है या अब जंग ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप ने ईरान पर होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने खाड़ी देशों की अपील के बाद आज होने वाला हमला टाल दिया। कतर, सऊदी, यूएई की अपील के बाद यह हमला टाला गया। ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने कहा कि ऐसा समझौता हो सकता है जो आपको स्वीकार्य हो। समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, ये कहना है ट्रंप का। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मनोज जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सवाल आपसे जो काफी महत्वपूर्ण है, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। ये महज बातचीत करने की कोशिश है या फिर कुछ और? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रंप की जो नीति रही है वो उससे पूरा वर्ल्ड वाकिफ हो चुका है कि उनका जो पॉलिसीज है किस तरीके से, वो चाहे राजनीतिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, उसको अस्थिर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अभी देख सकते हैं कि पिछले जब से ईरान अमेरिका और इजराइल कन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका का जो पोजीशन रहा है, उस अगर पोजीशन को हम देख लें तो आज भी उस ऑब्जेक्टिव उनका कहीं से पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि देखिए, ये जो दोनों देश हैं, चाहे अगर हम ईरान की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो ये दोनों देश का सीरियसनेस कहीं से दिख नहीं रहा है। और ये लोग जिस तरीके से अपने एक डेडलॉक पोजीशन बना के पूरे वर्ल्ड के देशों के साथ जो एनर्जी का जो क्राइसिस उत्पन्न किया है, उसके चलते अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो पेट्रो डॉलर का जिस तरीके से जो उसका एक हेजमनी है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस युद्ध के बाद से, चाहे वो नेटो हो या यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हो, सब ने उनका एक एक करके साथ छोड़ा है और कहीं से भी कहीं उनको सफलता मिल नहीं रही है। और अभी चाइना विजिट में भी जिस तरीके से जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ वैसा गेन होते हुए दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये एक मतलब अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस युद्ध को अभी टाला है और एक तरीके से समय बढ़ाया है। अगर ये दोनों के बीच में सहमति बन जाती है तो ये पूरे वैश्विक राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विश्व के सारे देश एनर्जी संकट से प्रभावित हो रहे हैं और उसमें इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरा फिर एक कहना है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था, जिस चीज के लिए युद्ध में आया था, उसका अभी तक एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसने उसके जो मेजर जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स उसको उसने डिस्टर्ब किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वहाँ पे ना कोई रिजीम चेंज हो रही है और ना ही जो न्यूक्लियर वाली जो बात है, जिस तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान ने किया है और उसको फिर से ये छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके मामला फंसेगा। और देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज के डेट में ईरान ने जिस तरीके से एक अपनी बढ़त बनाई हुई है, उसके चलते उसका असर विश्व के सारे देशों पे पड़ रहा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका एक बैकफुट पे होते हुए आ रहा है, क्योंकि वैश्विक दबाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। अगर ये दोनों में आपसी सहमति बन जाती है या मीडिएशन में, जिस तरीके से चाइना के बीच में गए हैं और चाइना से उन्होंने अपील भी की है कि इस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए,
और चाइना ने भी जो पोस्चरिंग दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीज दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि ये नंबर 1 और 2 की लड़ाई है अमेरिका और चाइना की। जिस प्रकार से, क्योंकि चाइना ने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो इस युद्ध में ईरान के साथ पूरी तरीके से खड़ा है, और शायद यही वजह है कि आज भी ईरान लगभग 80 दिन होते हुए जा रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। और मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, आप देख सकते हैं कि आज की डेट में चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका जिस तरीके से जो इकोनॉमिक सोर्स जो एनर्जी था उसको भी डिस्टर्ब करने में ईरान ने बड़ी ही भूमिका निभाई है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका के ऊपर अभी चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इजरायल अभी बिल्कुल साइलेंट दिख रहा है, कहीं से उसका कुछ ओपिनियन नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक इजरायल इसमें शामिल नहीं होता है तब तक शायद ये शांति व्यवस्था स्थापित होना मुश्किल लग रहा है इस परिप्रेक्ष्य में। जी दिनेश जी, एक तरफ गल्फ देशों के कहने पर ट्रंप ने हमला टाल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि सेना अलर्ट है, किसी भी वक्त निर्देश मिलने पर वो हमला कर सकते हैं। क्या ट्रंप की ये नई रणनीति काम करेगी? ईरान झुक पाएगा? देखिए मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़े से 2-4 दिन के घटनाक्रम के ऊपर बात करना चाहता हूं। जी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो विजिट हुई थी चाइना के अंदर, ये एक प्रकार से फेल नहीं थी, एक जहां हम कह सकते हैं ये एक पूरी तरह से फियास्को था। जिस प्रकार से उनकी पूरे विश्व के अंदर एक बेइज्जती हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस नैरेटिव को चेंज करता हूं, और आते ही उन्होंने ईरान के लिए बहुत सारी धमकियां दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने एआई जनरेटेड जो है कुछ फोटोज भी जो अपलोड किए थे, जिसमें वो कहते हैं कि तूफान से पहला सन्नाटा, फिर स्काई फोर्स, और एक तीसरी फोटो उन्होंने दी जिसमें मुझे याद आता जो मैंने अपने बचपन में देखी हुई थी जेम्स बॉन्ड की फोटो, की जेम्स बॉन्ड जो है एक तरफ वो पिस्टल लेके और देख रहा है। तो इस प्रकार से वो जो है पूरे वर्ल्ड का और अमेरिका के अंदर के लोगों का वो जो है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये नैरेटिव गढ़ा है, ताकि लोगों के मस्तिष्क से उनका जो फेलियर है या जिस प्रकार की उनकी बेइज्जती हुई है चाइना के अंदर, उससे वो ध्यान डाइवर्ट करा सके। अब बात आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला मौका नहीं है जबकि उन्होंने जो है अपनी असफलता को या कोई एक्शन लेने में जो उनको हिचकिचाहट होती है उसकी जिम्मेवारी वो दूसरे देशों के ऊपर डाल देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अभी कुछ दिनों के लिए आगे की कार्रवाई को रोकते हैं, अब उन्होंने खाड़ी देशों का हवाला देके जो उन्होंने ऑपरेशन करना था उसको टाल दिया है। देखिए मैडम, ऐसा है कि ईरान को भी पता है कि जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से आक्रामक स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन वो अमेरिका एक्शन लेने से हिचकिचाता है, तो ईरान ने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो साइकोलॉजी है उसको पूरी तरह से जो है पढ़ लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा हमारे साथी ने बताया कि इजराइल, देखिए साहब, ऐसा है कि इजराइल के पास तकरीबन 10 दिन पहले जो है 6,500 टन के करीब आसपास जो है बारूद और हथियारों की जो है सप्लाई पहुंची है। तो इजराइल के पास जब इस तादाद के अंदर सप्लाई पहुंच रही है तो वो ऑब्वियस रीजन है कि वो तैयार बैठा हुआ है, जैसे ही उसे अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलता है इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। क्योंकि मेरा जो ये मानना है, जो भी मेरी सेना की बैकग्राउंड है, कि इजराइल का जो मिलिट्री एम या पॉलिटिकल एम है वो बहुत क्लियर कट है। उसका मतलब है कि ईरान को उसने पूरी तरह से बर्बाद करना है, ताकि आने वाले दिनों में ईरान इजराइल के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा ना बने। और जैसे हमारे साथी ने बताया है, अमेरिका के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो युद्ध शुरू होने से लेके और आज तक, जहां आप कह सकते हैं सीज फायर तक, जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को बार बार चेंज करता रहे। और मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर होता है कि अगर आपने एक बार एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उसी के मुताबिक आप प्लानिंग करते हैं, पूरा आंकलन करते हैं कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए दुश्मन की तरफ से किस प्रकार का रिएक्शन होगा, मैंने क्या काउंटर रिएक्शन करने हैं। लेकिन अमेरिका के मामले में हमने देखा है कि वो समय समय के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी गोल पोस्ट या अपने एम जो है वो बदली करते रहते हैं, और एक प्रकार का जो है
उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अभी जो है सबसे, देखिए किसी भी हालत में अगर आप नोटिस करते हैं तो 27 अप्रैल के बाद जो है ईरान के सुर्ख बदले बदले से नजर आ रहे हैं। 27 अप्रैल को उनके फॉरेन मिनिस्टर ओमान जाते हैं, रशिया जाते हैं, और अभी हाल उसके बाद जो है वो चाइना जाते हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ईरान को जो है डायरेक्टली जो है मॉरल सपोर्ट और कुछ और भी प्रॉमिस किया गया होगा रशिया और चाइना की तरफ से, क्योंकि रशिया ने क्लियर कट पब्लिकली कह दिया था कि हम वो सब कुछ करेंगे जो ईरान के हितों की रक्षा के लिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। साथ में रशिया ने कहा था कि ईरान को पूरा अधिकार है कि वो अपने यूरेनियम को एनरिचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। तो ये एक उसको मॉरल सपोर्ट मिल जाती है, और इसका जो मैसेज जो है वो बाकी लोगों के बीच में भी जाता है। और चाइना की बात आ जाती है। देखिए मैडम, आज की तारीख के अंदर चाइना ने, ये जो रिसेंट वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, चाइना ने बिना एक गोली चलाए हुए भी एक प्रकार से मुझे लगता है कि उसने ये युद्ध को जीत लिया है। और चाइना जो है अभी किसी भी हालत में वो नहीं चाहेगा कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ चाइना ये भी नहीं चाहता है कि ईरान का युद्ध और ऊंचे स्तर के ऊपर जाए, क्योंकि उसकी खुद की जो एनर्जी जो है एनर्जी के लिए जो है वो काफी हद तक जो है ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनका कोई पता नहीं चलता कि वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। लेकिन अगर ये वास्तव में ये खाड़ी देशों ने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उनके पीछे जो है खाड़ी देशों का भी एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, उनका भी अपने हित इन्वॉल्व हैं। खाड़ी देश के जो जितने भी देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है ये एक पूरे रीजन के अंदर जो है फैल जाए, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जो है ईरान ने हर एक कंट्री को टारगेट किया था जहां पर कि अमेरिका के बेसिस थे। इसके बाद देखिए हाल ही के दिनों के अंदर, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी एक प्रकार से वॉर क्राइम है, जो कि ईरान ने यूएई के जो है पावर रिएक्टर के ऊपर, जो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल करते थे बिजली बनाने के लिए, उसके ऊपर हमला किया है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से खाड़ी देशों का नुकसान हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मुज को इन्होंने बंद कर रखा, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए खाड़ी देश के जो जितने भी कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से, जैसा हमारे साथी ने बताया था कि दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, लगता नहीं है कि दोनों के दोनों किसी प्रकार से सीरियस हैं कि बातचीत की जो शर्तें रखते हैं, शर्तें भी जो हैं वो भी म्यूजिकल चेयर की तरह जो है ना हर बार बदली हो जाती हैं। शुरू में जो ईरान ने अपनी शर्तें भेजी थी उसमें उन्होंने कुछ एटॉमिक संस्थानों के ऊपर बात करने की बात कही थी। बाद में जो है वो कहते हैं कि अब हमारा जो है एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है अमेरिका कहता है कि आप मुझे जितनी भी आपकी न्यूक्लियर डस्ट है वो आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी, आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अपना एटॉमिक प्रोग्राम आगे नहीं चलाएं, और इस प्रकार के जो दिए जा रहे हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी है, वो बिना किसी इंफॉर्मेशन या बिना किसी सूचना के ईरान पहुंचता है, और फिर उसकी स्टेटमेंट आती है कि वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिला हुआ है और आने वाले दिनों में बातचीत के अंदर कुछ ना कुछ सफलता होगी। अरे आपने किसको भेजा? अपने इंटीरियर मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी को, जो कि शारजा के अंदर हमारी जीती हुई क्रिकेट की ट्रॉफी लेके भाग गया था। इस प्रकार के व्यक्ति को, जिसकी की आईक्यू इस लेवल का, आप उसको भेज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ईरान से बात करने के लिए। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूं मैडम कि इस बातचीत के अंदर प्रोग्रेस हो सकती है अगर पाकिस्तान के बजाय कोई स्थान को बदली किया जाए या किसी और देश को इन्वॉल्व किया जाए, तो आशा की किरण लगती है कि बातचीत के अंदर कोई सफलता होगी। जी मैडम। बिल्कुल प्रोफेसर मनोज, ईरान तो साफ कह चुका है कि किसी भी कीमत पर वो झुकने वाला नहीं है और न ही किसी भी कीमत पर वो एक कदम पीछे हटेगा।
आपको क्या लगता है उसके बाद क्या विकल्प बचता है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ईरान। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हुआ है तो हमें इन सारे देशों के जो राजनीतिक जो कैरेक्टर है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और अगर आप देख लीजिए तो ट्रंप दूसरी बारी जब आए 2.0 में आने के बाद से उन्होंने जिस तरीके से मेगा का जो कंसेप्ट लिया, तो वो पूरे एक तरीके से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने का प्रयास किया। वो चाहे वो टैरिफ वाले मामले को लेके हो या जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को उन्होंने जिस तरीके से डिस्टर्ब किया, तो उसकी एक नीति थी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उनको खड़ा करना था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज अमेरिका की आर्थिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा है और जिस तरीके से उनको वहाँ पे डोमेस्टिक में भी जो प्रेशर उनके सामने खड़े हो रहे हैं, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके का डिबेट करने का प्रयास किया। और उसी रणनीति के तहत ट्रंप की जो बेसिक जो रणनीति और जो ऑब्जेक्टिव रही है, अगर आप देख लीजिए तो उनका मैक्सिमम प्रेशर का रहा है हमेशा से वो अधिकतम दबाव बनाने का प्रयास करते हैं सारे देशों के ऊपर और कहीं कहीं उन्हें सफलता मिल जाती है। लेकिन आज जिस प्रकार से ईरान ने उनको एक मैसेज दिया है, वो शायद कहीं ना कहीं एक तरीके से बुरी तरीके से फंस चुके हैं और जो उनका जो मैक्सिमम प्रेशर वाला जो एजेंडा था वो शायद यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने पहली बार जब आए थे तो उसके पहले ऑलरेडी वहाँ पे ईरान के ऊपर एक अटैक ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने कर चुका है, जिसमें 2025 में जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत उन्होंने उसके ऊपर उसके एटॉमिक अटैक किया था। और दूसरा आप देख सकती हैं कि एक तरफ वो बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ अटैक कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी 2026 में इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो चलाया है, तो इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जो एजेंडा था वो बेसिकली यही था कि ईरान के जो मिसाइल जो क्षमता है, जो उसका पेनिट्रेशन है, उसके प्रोडक्शन को नष्ट करना। दूसरा उनका था जो उनका जो नेवल है उसको डिस्ट्रॉय करना। तीसरा किसी भी तरीके से उनका जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है उसको रोकना। और चौथा जो था, जो सबसे मेजर, हम सब जानते हैं कि जिसके लिए इजराइल फाइट कर रहा है, कि ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं उस सारे नेटवर्क को कमजोर करना। लेकिन अब इन चारों पांचों स्थिति को देख लिए तो हर जगह पे ट्रंप डिफेंसिव मोड में हैं। और शायद आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिका को आकलन करने में ये रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऑक्सीजन लाइन बन चुका है और जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज सारे देश उससे प्रभावित हो रहे हैं। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ईरान ने इस मामले को लेकर बढ़त बना के रखी हुई है और शायद इसीलिए ट्रंप बार बार ये समय आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी जो समझ बन रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो ये जो ट्रंप का जो डील है, बेसिकली उनका हमेशा से मोटिव रहा है कि हर चीज को वो डील के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन आज ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसके जितने भी टॉप लीडर थे, लीडर कमांड नंबर 1, 2, 3, सबको इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी IRGC ने जिस तरीके से इस युद्ध में अभी तक अपनी पोजीशन को बनाए रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एक बीच का रास्ता निकलेगा। और ऑब्वियसली जैसे अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि पाकिस्तान के रहते हुए ये संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको हर दोनों तरफ से वो बार्गेन करना चाह रहा है, ईरान के साथ भी बार्गेन करना चाह रहा है, अमेरिका से भी उसको पैकेज चाहिए। तो कहीं न कहीं, और अभी देखिए जिस तरीके से चाइना में जाने के पहले जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एक हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया वर्ल्ड के मीडिया ने, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, और शायद इसीलिए ये वार्ता अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि UAE और कतर और सऊदी के कहने पे मैं अभी शांति विराम की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले स्थिति में, क्योंकि बेसिकली दिस इज द मेजर स्टेक होल्डर ऑन दिस एरिया, ये मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं इस युद्ध के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान अमेरिका पे तो अटैक कर नहीं सकता है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के जितने उसके आर्मी बेस्ड हैं, अगर उस पे ईरान अटैक, और उसके ड्रोन वहां पे कैपेबल है उसको एलिमिनेट करने के लिए वहां, और उसने दिखाया है। और अगर आप देख लीजिए, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस दूसरे युद्ध में इजराइल पे कम अटैक किया है, जबकि UAE पे और खास करके जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पे ज्यादा ईरान ने अटैक किया है। तो उसे पता है कि हमें अमेरिका के नस को कहाँ कमजोर करना है, और शायद उसमें वो पूरी तरीके से सफलता मिल रही है, और इसीलिए शायद ये स्थिति यहाँ तक देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मंदी की तरफ चला जाएगा अगर ये लंबा समय तक चला, और इससे पूरे मतलब विश्व के जितने भी सॉवरेन स्टेट है सब कहीं ना कहीं इस क्राइसिस से सफर करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुत ही, आने वाला जो 1-2 वीक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, एक चीज हमें देखना होगा कि आज ये लोग मैक्सिमम जो टॉलरेंस होता है उसके आधार पे दोनों देश जा रहे हैं,
और धीरे धीरे बहुत ही जो इनका एजेंडा है मिनिमाइज होते जा रहा है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर डील पे आके मामला हम दोनों को दिख रहा है कि किस तरीके से इसमें इस चीज को रिजॉल्व कर ले। तो अगर ये दोनों चीजें में सहमति बन जाती है तो शायद ये आने वाले समय के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होगा वैश्विक राजनीति के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और परेशानी आने वाले वक्त में भी होगी, क्योंकि आज भी हम कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, कहा ये भी जा रहा है, कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने बहुत सी शर्तें रखी हैं ईरान के सामने। क्या इस बात में हकीकत है? मैडम, हमने भी देखी हैं जो मीडिया के अंदर आई हैं, जो अभी हाल ही के दिनों में 5 पॉइंट दिए गए थे जी अमेरिका की तरफ से। तो शर्तें बेसिकली क्या है, शर्तें एक दूसरे के सामने इस प्रकार से रखी जा रही हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऐसे कोर इशू हैं जो दोनों पार्टी जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो लेकिन शर्त मेरा से ये काम चल रहा है, ना ही धमकी से काम चल रहा है, ना ही वार्निंग से काम चल रहा है। जी जी मैडम, देखिए, धमकियों का काम जो है वो ईरान के ऊपर तो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को पढ़ लिया है। वो आज की तारीख में नहीं है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा। मैडम, 2007 या 2006 से जो इनके सुरक्षा परिषद के चीफ होते थे लारी जानी, जिनको खत्म कर दिया गया है, उन्होंने उसी समय जो है जिस प्रकार की आईआरसीजी का गठन किया था, उनके 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उनकी नॉमिनेशन की थी, जो वहां पे डेवलप किया था, क्योंकि ईरान ने पिछले कई वर्षों से अमेरिका की लड़ाई करने की जो वारफेयर की उनकी कला है उसकी स्टडी की है। उन्होंने स्टडी किया था लीबिया के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। उनको पता था कि अमेरिका जो है ताबड़तोड़ जो है एयर पावर का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर जो है वो पीछे हटता है। ये हो गई इनकी बैकग्राउंड। उसके बाद से डे 1 से जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जिस प्रकार की स्टेटमेंट आ रही थी, जिस प्रकार की वो धमकियां दे रहे थे, धमकियां देते थे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की धमकी दी है उसके ऊपर वो उस प्रकार का एक्शन नहीं लेते थे समय बीत जाने के बाद। पहले उन्होंने 4 दिन का धमकी दिया, 4 दिन का समय दिया कि 4 दिन के अंदर अगर ईरान नहीं मानेगा तो मैं उनके सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, इवन जो उनके बिजली के संसाधन है और बाकी उनके ऊपर हमला कर दूंगा। तो इस प्रकार से ईरान जो है बड़ी क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करता रहा, और आज की तारीख के अंदर ईरान को किसी भी प्रकार की उनकी धमकी का असर नहीं होता। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। ईरान के अंदर की जो विजुलाइज हम कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है, उसके बाद जो है उनको काफी टेक्निकल डैमेजेस हुई है, और उसके बाद नाकेबंदी के बाद भी जो है उनके इकोनॉमिक के ऊपर काफी असर पड़ा। और खबरें ये भी आई थी कि अब ईरान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है, हाल ही के दिनों के अंदर जिस प्रकार से खबरें आई हैं कि पाकिस्तान ने जो है 5 रोड रूट्स जो हैं वो ईरान के लिए खोल दिए हैं, और उसकी बंदरगाह जो कासिम पोर्ट है, कराची पोस्ट है, सॉरी कराची पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट से जो है सामान आ रहा। दूसरी तरफ रशिया के कैस्पियन सी से भी उनको मदद मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें ऑफ लेट जो है बाहर के देशों से मदद मिल रही है, जिस वजह से वो सस्टेन कर रहा है। और दूसरा, अभी इस समय ईरान किसी भी हालत में सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जब मैं बात करता हूं ईरान, तो पूरा ईरान देश नहीं, उसके अंदर जो उनकी मिलिट्री है, आईआरसीजी है, जब बाकी जो उनके सुरक्षा तंत्र हैं, वो किसी भी हालत के अंदर सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। वो पूरे एक विश्व को बताना चाहते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर के साथ टक्कर दी है, और उनको जो है नाको चने चबा दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपके माध्यम से अगर ईरान के व्यक्ति सुन रहे हो, तो ईरान जो है इस समय अब उसी रास्ते के ऊपर चल पड़ा है जिस रास्ते के ऊपर यूक्रेन चला था। यूक्रेन ने भी जो है अपने हित के बारे में ज्यादा आंकलन नहीं किया, और अमेरिका और यूरोप के कहने के ऊपर या उनकी मदद के तौर के ऊपर उसने जो है रशिया के साथ युद्ध किया। और आज के दिन में देख लो, ना उसकी मासेज हैं और ना उसके लैंड मासेज हैं। 20%
लैंड मासेज रशिया के कब्जे में है और तकरीबन 8 से 10 लाख की पॉपुलेशन जो है वो वहां से प्रस्थान कर गई है। तो अगर आप इसको ईरान के साथ वो रिलेट करते हैं तो ईरान भी जो है ना अभी 27 अप्रैल के बाद अगर वो ज्यादा आक्रामक दिख रहा है तो वो उसे रशिया और चाइना से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ईरान को ये समझना चाहिए कि विश्व राजनीति के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये हर देश के अपने राष्ट्र हित होते हैं। और जिस प्रकार से अभी जो है वर्ल्ड के समीकरण बन रहे हैं, जब बनते हुए देखते हैं कि जो आपके परमानेंट मित्र हैं वो छूट रहे हैं, जब आप उनको छोड़ रहे हो और अपने इमीडिएट गेन के लिए, इमीडिएट फायदे के लिए आप नए नए मित्र बना रहे हो, तो बिल्कुल। कहने के लिए जो है अभिप्राय ये है कि चाइना जो है, चाइना के ऊपर भी आप 100% जो है भरोसा नहीं कर सकते हो आज की तारीख में। हो सकता है कि कल को डोनाल्ड ट्रंप जो है दरवाजे के पीछे किसी प्रकार की चाइना के साथ डील कर ले कि भैया दिनेश, ये बात हम तो आपने तुम्हारे बहुत ताइवान। महत्वपूर्ण कही है और इस बात पर विचार भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी देश पर युद्ध होता है, जंग होती है, तो सबसे ज़्यादा खामियाजा वहाँ के आवाम को भुगतना पड़ता है। और वो स्थिति यूक्रेन की जो थी वो यहाँ पर ईरान की ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान इस पर विचार करे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।